नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विजय तिलक और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हार के बाद मायावती ने आज पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान मायावती ने कई बड़े फैसले लिए। मायावती ने जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर बनाने का भी ऐलान किया, जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। बड़ी बातें क्या रही है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। वहीं एक और बड़े फैसले में बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव लड़ाने का फैसला लिया है और इसके अलावा कैडर को मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। कैडर किस तरीके से मजबूत होगा, किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, इस पर मंथन किया गया। और जो बड़ी बातें रही हैं इस बैठक के दरमियान की, वो बड़ी बातें भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। क्या क्या फेरबदल किए गए हैं, क्या तब्दीलियां हुई हैं, वो बड़ी हाइलाइट्स आपके सामने हैं। अब देखिए, बीजेपी जहां पर जीत का जश्न मना रही है, लगातार आगे बढ़ के तमाम फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। और उसी में देखिए बसपा में भी किस तरीके से हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। ये आज की बड़ी खबर है। मायावती के बड़े फैसले क्या रहे हैं वो लगातार आपके स्क्रीन पर है। बड़े फैसले मायावती ने लिए हैं और ये समझिए कि जरूरी भी हो गया था। जिस तरीके से अभी 2022 में हालत रही है बसपा की, उससे सीख लेकर के लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से पदाधिकारियों को भी बुलाया गया, जो अलग अलग हिस्सों में बसपा को मजबूत करने के लिए अधिकारी काम कर रहे थे, उनको भी बुलाया गया और कहा गया कि अपनी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव कीजिए, क्योंकि बदलाव वक्त की डिमांड है, मांग है और बिना बदलाव के कामयाबी नहीं मिलने वाली है। ये 2022 में दिख गया है और इसीलिए ये बदलाव भी लगातार हो रहे हैं बसपा के भीतर। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी होंगे गुड्डू जमाली। मायावती ने उपचुनाव में गुड्डू जमाली को चुनाव लड़ाने के लिए निर्देश दिए हैं और एआईएमआईएम छोड़कर बसपा में एक बार फिर से शामिल हुए हैं गुड्डू जमाली। और देखिए, अखिलेश यादव के आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली है और अखिलेश यादव के इस्तीफा देने की वजह से आजमगढ़ में उपचुनाव होंगे, जिसमें बसपा की तरफ से ये बड़ा फैसला है। गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। देखिए, एमआईएम को छोड़कर के बसपा में फिर से शामिल हुए, उसके बाद बसपा में आने के बाद अब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। मैदान में उतारा जा रहा है। आजमगढ़ में उपचुनाव होंगे जिसमें मैदान में उतरेंगे गुड्डू जमाली। ये आज की जो बड़ी बैठक हुई बसपा की, उसी में से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। उन्होंने विधानसभा का मेंबर रहना चुना है, जिसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली ताल ठोकते हुए आपको नजर आने वाले हैं। अब देखिए, बसपा की इस बैठक में और क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं, क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं, विस्तार से जान लेते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला की इस रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आज बीएसपी से मायावती ने पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक की। हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर जी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। अम्बेडकर जी, क्या कुछ रहा बैठक में? माननीय बहन जी ने जो है, आज हम लोग एक एक कार्यकर्ता, जब से परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बेहद मुसीबत कठिन संघर्ष से जो मिशन मूवमेंट को खड़ा किया है, आज माननीय बहन जी को देखकर एक एक कार्यकर्ता, जो माननीय बहन जी ने उनके अंदर हौसला और उत्साह भरा है। जो जातवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूरे भारत देश की पूंजीवादी ताकतें हैं, इन ताकतों ने पूरा जोर लगा के मिशन मूवमेंट को जो ख़त्म करने का प्रयास किया है। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जोश और हौसले के साथ कार्यकर्ताओं को, समाज को ये ताकत दी है कि ये जातवादी ताकतों को पूरा नेस्तनाबूद करके, सवाल ये है कि केवल एक को नेस्तनाबूद करके हमारा कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। पूरे जोश और खरोश के साथ गांव-गांव, गली-गली में परम पूज्य बाबा साहब के मानवर आने के लिए आज कहा है। तो केवल एक सीट मिली है, इस पर नहीं चर्चा हुई? हार की वजह की क्या रही? मिशन मूवमेंट है, ये बात सही है, सीट मिली, लेकिन 1,18,00,000 वोट मिला है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। ये सामंतवादी ताकतों का करारा जवाब है। जब पूरी पूंजीपति और गुंडे माफियाओं की ताकतें जब एकजुट हो गई हैं, तब भी इस परम पूज्य बाबा साहब के सिपाहियों को, मानवर कांसीराम साहब के सिपाहियों को, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाहियों को संगठन में नहीं सकी है। संगठन में फेरबदल हुए? संगठन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है, मसीहा है, वो संगठन में तब्दीली करेंगी और
कार्यकर्ताओं को जोश के साथ इस सामंतवादी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का पूरा हार की गाज कुछ लोगों पे गिरी है क्या? ये हटाए आज की बात नहीं, सबने एक एक कार्यकर्ता ने जान की बाजी लगाई। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर हम लोग जान न्यौछावर करते हैं, हमारा कार्यकर्ता जान न्यौछावर करता है। जब तक उसके शरीर में खून की एक एक बूंद रहेगी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वाभिमान सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे। आजमगढ़ में सोचती हूँ कि ये हम मिशन मूवमेंट को कमजोर कर देंगे, लेकिन कभी भी जातवादी ताकतों का भारत देश पर शासन नहीं होगा। आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव होगा उसके लिए गुड्डू जमाली को कहा है चुनाव लड़ने। ये तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनका नाम का ऐलान किया है। पूरे जोश के साथ कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन जी के निर्देश का सम्मान किया है और हम लोग उस सीट को जीतकर इन जातवादी सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों को करारा जवाब देंगे। क्या मैं जीतने के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन पर, विशेष तौर पर संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और जो चुनाव हुआ है उस पर समीक्षा करके उन्होंने आगे की रणनीति को बताया। बहन जी ने समीक्षा की और हम लोगों को प्रत्याशियों को बुला के बताया कि निराश मत हो, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम लोग पूरी ताकत से पार्टी का काम करेंगे और फिर हम लोगों को पार्टी को जिंदा करने का मौका मिलेगा। निर्देश यही हम लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती देख के आज युवाओं में, आज अपने सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और जाहिर सी बात है जो निराशा हमें हाथ लगी, जो विपरीत था हमारे सोच के, ये वैसा रिजल्ट आया है इस बार 2022 के चुनाव में विधानसभा के। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बहन जी ने कहा है, उसी आधार से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः एक बार जोश के साथ सब लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मंडलों में, पूरे प्रदेश में उसी जोश के साथ काम करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आए उत्तर प्रदेश में। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, 29 मार्च को यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप हॉल में निर्वाचन होगा और 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं नामांकन, ऐसी जानकारी है। और विधानसभा कार्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 मार्च को यूपी विधानसभा का नया अध्यक्ष का चुनाव होगा और 29 मार्च को यूपी विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इससे भी पर्दा उठेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि सतीश महाना सबसे आगे रेस में है, प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही है। 29 मार्च का इंतजार करना होगा। विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है, ये कहा जा रहा है। और दोपहर 3 बजे को लेकर भी जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 3 बजे चुनाव होगा विधानसभा स्पीकर का। ये बड़ी खबर है 29 मार्च को लेकर। बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए, पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबरें थी कि सतीश महाना मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कोई जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में उनकी मौजूदगी नहीं है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए जैसा चेहरा चाहिए और जैसी छवि चाहिए, वो छवि और वो चेहरा सतीश महाना हो सकते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है। अब देखिए 29 मार्च का इंतजार करना होगा। 29 मार्च को पूरी तस्वीर साफ होगी कि विधानसभा का स्पीकर सतीश महाना ही बनते हैं या फिर कोई और चेहरा यहाँ पर दिखाई देगा। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने इसकी शुरुआत की। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में एयर कनेक्टिविटी काफी बढ़ी है, बेहतरीन हुई है और यूपी में वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जो कि 2022 में ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने बताया है, अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाया है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में
में शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दरमियान नगर और देहात क्षेत्र में बुलडोजर के साथ साथ आला अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद काली नदी के पास की 50 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने हटवाया और अब इस जमीन पर जिला प्रशासन ने 3000 पेड़ रोपने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये सभी के सहयोग से ही, जनता के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। आज भी 3 गांव में हम लोगों ने इसको ये मूर्त रूप डाला है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल होंगे। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में ये कार्य संपादित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और खबर है कौशाम्बी से। कौशाम्बी में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर के खाक हो गया, साथ ही एक मवेशी की भी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन अमला मौके पर नहीं पहुंचा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है और मामला मंजनपुर तहसील के कायत के पुरवा इलाके का बताया जा रहा है। आग के कारणों के पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। आग के कारण क्या रहे, इसके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन आग किस तरीके से यहाँ पर धधक रही है वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और ये कहा जा रहा है कि सारा सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था वो जल करके राख हो गया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने की कोशिश की और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे और एक मवेशी की भी इस आग में जल करके मौत हो गई है। आग में झुलस करके एक मवेशी की भी मौत की खबर है। ये आग किस तरीके से वहां पर लगी उसी वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। और उधर गाजियाबाद के लोनी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी, जिसमें लाखों का सामान जल करके राख हो गया। लोनी तिराहा चौकी के पास चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स में यह आग लगी थी। दमकल की 7 गाड़ियां यहां पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया, ये खबर है। लेकिन जिस वक्त आग यहां पर लग रही थी उस वक्त किस तरीके से धुएं का काला गुबार यहां से उठ रहा है वो देखिए। 7 गाड़ियां पहुंची दमकल विभाग की, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया गया। लेकिन भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है ये कहा जा रहा है। स्थानीय पुलिस भी पहुंची और दमकल कर्मी भी यहां पर पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना रहा, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चंदौली में भी नेशनल हाईवे 2 पर एक ट्रक में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक धू-धू करके जलने लगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा नंबर का ये ट्रक लोहे की पाइप लाद करके बिहार की तरफ जा रहा था और ट्रक का चालक और क्लीनर दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही कि आग की खबर लगते ही दोनों बाहर निकले, उसके बाद दोनों की जान बची। लेकिन ट्रक किस तरीके से धू-धू करके जल रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने।